हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की यूनिट 3 के बारे में। और जितने भी आपके इस यूनिट में टॉपिक आते हैं आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर अभी तक आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो बात करते हैं अब यूनिट 3 के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस यूनिट के टॉपिक के बारे में, कौन कौन से टॉपिक इस यूनिट में है। तो जितने भी यहाँ पे टॉपिक है मैंने सारे के सारे कवर किए हुए हैं, कोई भी मैंने यहाँ पे मिस नहीं किया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, ये मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है, वीडियो को आप पूरा देखें। सेकेंड है यहाँ पे रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। थर्ड है यहाँ पे थर्मोडाइनेमिक्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। फोर्थ है यहाँ पे टाइप ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिक कन्वर्जन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वायरमेंट कंसिडरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इम्पैक्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। सेवेंथ क्वेश्चन है यहाँ पे मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MHD भी बोलते हैं। देखिए, इसके अंदर कुछ टॉपिक आ जाता है, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। इसके अंदर कुछ टॉपिक आ जाता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MHD पावर प्लांट, यानी कि जो हमारा MHD है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सेकंड है MHD इलेक्ट्रिकल जनरेशन, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल का कैसे जनरेशन करते हैं। इसके अंदर भी 2 पॉइंट आ जाते हैं। नंबर A ओपन MHD सिस्टम, B क्लोज MHD सिस्टम। ये 2 टाइप के होते हैं हमारे, मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप बस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो आपके यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे थर्ड है परफॉर्मेंस ऑफ MHD, हमें इसकी परफॉर्मेंस बतानी है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ MHD प्लांट, इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। फिर हमारा 8 क्वेश्चन आता है फ्यूल सेल क्या है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल सेल, जो हमारी फ्यूल सेल होती है वो कितनी टाइप्स की होती है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को हमें यहाँ पे डिटेल में बताना है। तो इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। देखिए, आपको इसके वर्ड से ही यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो आपका वर्ड है यहाँ पे जियोथर्मल, ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है, जियो प्लस थर्मल, जहाँ पे जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट। यानी कि जियोथर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें अर्थ से मिलती है, किसकी फॉर्म में मिलती है, हीट की फॉर्म में। ऐसी एनर्जी जो हमें अर्थ से मिलती है और हीट की फॉर्म में मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। देखिए यहाँ पे समझिए, ये आपका अर्थ है, ठीक है, पूरा का पूरा ये अर्थ है, और ये आपके अर्थ की सरफेस है जहाँ पे हम रहते हैं। और जितनी अंदर तक हम जाते रहते हैं उतना ही इसकी जो हीट है, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता रहता है। हम यहाँ से अंदर गए तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और जब हम लास्ट तक पहुँचेंगे, लास्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है, जो लास्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं हम इनर कोर। इसका टेम्परेचर लगभग 5000 सेल्सियस होता है। और जो आउटर मोस्ट होती है, इसके बाद में आती है आउटर मोस्ट कोर, इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, ये एक इतना टेम्परेचर होता है, जो आपका सन होता है ना, वो भी लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस ही आपको टेम्परेचर प्रोवाइड कर पाता है। और जब हम अर्थ के अंदर तक जाते हैं तो ये भी हमें लगभग इतना ही कर पाता है। तो ये हीट हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है, इनर कोर से प्रोवाइड होती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि ये हमें अर्थ से मिलती है हीट की फॉर्म में। अब हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। Geothermal energy is heat within the earth. The word geothermal comes from the Greek words geo मतलब अर्थ एंड थर्मल मतलब हीट। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है, जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो हमें अर्थ से मिलती है, और ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जियोथर्मल, जिसका जियो का मतलब होता है यहाँ पे अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट। नेक्स्ट है यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देखिए, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती है, इसका मतलब होता है
ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ये ऑटोमेटिकली बनती रहती है। बिकॉज हीट इज़ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस, क्योंकि जो हीट है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से। पीपल यूज़ थर्मल एनर्जी, या हम थर्मल हीट बोल सकते हैं, फॉर बाथिंग टू हीट बिल्डिंग एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हम इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, कोई भी हमारी बिल्डिंग है उसको हीट करने के लिए, तो इन सभी में हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप आपको जियोथर्मल एनर्जी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, इस क्वेश्चन में हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। या मैं बोल सकता हूँ जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो किस किस वजह से प्रोड्यूस होती है, ऐसे कौन कौन से साधन है, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है जिनकी वजह से हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने हॉट स्प्रिंग का नाम सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है हॉट स्प्रिंग ये क्या होता है। ये एक तालाब की तरह होता है जिसमें वाटर होता है गर्म, और उसमें से स्टीम यानी कि भाप निकलती रहती है। ये सभी जगह पे नहीं पाया जाता, कहीं कहीं जगह पे पाया जाता है। आपके इंडिया के अंदर भी कुछ जगह पे ये पाया जाता है, लेकिन सब जगह पे नहीं पाया जाता। यहाँ पे क्या होता है, एक तालाब की तरह होता है, उसमें वाटर होता है और उसमें से ऑटोमेटिक भाप निकलती रहती है। अब आपने देखा होगा कि जब आपके पास गैस होती है तो आप क्या करते हो, कोई भी पानी है उसको एक बीकर यानी कि बर्तन में लेते हो, तो आप नीचे से उसको हीट प्रोवाइड करते हो। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो ये हमारा वाटर है जो कि एक तालाब की तरह है जिसमें वाटर है, इसमें भाप निकल रही है, तो इसको हीट कौन दे रहा है नीचे से। ऊपर सरफेस होगा यहाँ पे, ये किसका सरफेस होगा, हमारी अर्थ का, जहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि इसको हीट कौन दे रहा है, अब हम उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो आपकी अर्थ होती है या मैं बोल सकता हूँ पृथ्वी होती है, वो डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती है। अब मैं इनके लेयर के बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपकी सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम इनर कोर बोलते हैं, और जो इससे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं, और फिर उससे जो बाहर की लेयर होती है उसको हम मेंटल लेयर बोलते हैं, और जो आपका सबसे ऊपर आ जाता है उसको हम अर्थ सरफेस बोल देते हैं, या हम इसको ट्रस्ट लेयर भी बोल देते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका जो ये यहाँ पे स्टीम बन रहा है, यहाँ पे आपको ये तालाब की तरह यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसे बनता है। देखिए आपका जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको इनर कोर बोलते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, यानी कि आपके जो छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं उनकी क्या होती रहती है, रिएक्शंस होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती रहती है रेगुलरली। या मैं बोल सकता हूँ ये हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है जो कि कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। और इनर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 5000 सेल्सियस होता है, आपको ये बात याद रखनी है। और जो आउटर मोस्ट का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 4000 सेल्सियस होता है। तो ये टेम्परेचर इतना होता है। आपका जो सन होता है उसका भी लगभग 4500 से 5000 के बीच में टेम्परेचर रहता है। तो ये लगभग उसी के बराबर होता है, जितना आपका सन हीट देता है या जितना उसका टेम्परेचर होता है इतना ही इसका होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है। फिर उसकी वजह से क्या होता है आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे आपकी अर्थ की जो सरफेस है, जितनी अंदर तक आप जाते रहोगे तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और जब आप बिल्कुल इनर कोर के पास आ जाओगे तो यहाँ पे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 5000 सेल्सियस के आसपास हो जाता है। जितनी नीचे आप जाते जाओगे आपका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो अब आप यहाँ पे समझिए इनर कोर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और जो ये यहाँ पे है आउटर कोर में क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। रॉक्स मतलब पत्थर होते हैं, जो आपके पत्थर रहते हैं ना वे होते हैं। इस टेम्परेचर की वजह से ये जो पत्थर होते हैं, ये पत्थर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो उसका टेम्परेचर है इनर कोर का, उस टेम्परेचर की वजह से जो हमारे आउटर कोर में जो पत्थर है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं हीट की फॉर्म में, और फिर वे पिघल जाते हैं यानी कि मेल्ट हो जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर कोर में क्या होता है, रॉक्स होते हैं।
आफ्टर एनर्जी एब्जॉर्ब, जब वे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा भी बोलते हैं। जो हमारे पत्थर होते हैं जब वे पिघल जाते हैं उसके बाद हम उसको मैग्मा बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, आउटर मोस्ट कोर में क्या होता है, हमारे रॉक्स होते हैं यानी कि पत्थर होता है, लेकिन आफ्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो मेल्ट बन जाता है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। और जो हमारी ये वाली जो लेयर होती है इसको हम मेंटल बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें भी पत्थर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंटल लेयर में जो हमारे पत्थर होते हैं उसमें से कहीं कहीं पे जगह बन जाती है जाने की। जो हमारे पिघले हुए पत्थर थे वे कहाँ पे थे, आउटर मोस्ट पे, क्योंकि ये यहाँ पे पिघल चुके हैं, जिसको हमने क्या बोला, मैग्मा। मैग्मा बोला। तो इन मैग्मा को ऊपर जाने का कुछ रास्ता मिल जाता है, किसके थ्रू, मेंटल रॉक्स के थ्रू। जो यहाँ पे पत्थर होते हैं ना, तो उसके बीच में से इनको रास्ता मिल जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। फिर ये यहाँ पे ऊपर कहाँ पे आता है, जैसे कि अंडरग्राउंड आपका वाटर होता है, आपने नल का नाम सुना होगा, जो हेड पंप होता है, वो पानी कहाँ से आता है, वो यहाँ इसी जगह से आता है। आप यहाँ पे अंदर तक पाइप को गाड़ देते हो और उसकी हेल्प से फिर पानी ऊपर चला जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है हमारा, ये यहाँ से आता है, इसी लेयर पे यहाँ पे होता है। तो हमारा जो ये हॉट स्पॉट बनता है, यानी कि जो ये मैग्मा है ये ऊपर यहीं पे चला जाता है, और जो हमारा ये वाटर होता है इसको हीट देने लगता है, जिससे कि हमारा ये वाटर गर्म हो जाता है। लेकिन ये सभी जगह पे नहीं होता, ये सिर्फ आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे ये हॉट स्पॉट बना, यानी कि जहाँ पर ये मैग्मा चला गया, पहुँच गया। क्योंकि इसको जगह कहाँ से मिली, यहाँ से मिली। अगर इसको यहाँ पे जगह ना मिलती जाने की तो ये यहाँ पे नहीं जाता। तो जहाँ पे भी इसको जाने की जगह मिलती है मैग्मा वहीं से होके जाता है और वहीं पर ही हॉट स्पॉट बना लेता है, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं जियोथर्मल रिजर्वेयर भी यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हॉट स्पॉट इसने बना लिया। तो ये मैग्मा क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे वाटर को भी गर्म कर देता है। और फिर ये थोड़ी और ऊपर आता है यहाँ पे। तो ये अभी तक क्या है, सरफेस के अंदर ही है, लेकिन अगर ये थोड़ी और ऊपर यहाँ पे चला जाता है बिल्कुल सरफेस पे, तो ये आपको दिखने भी लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, हॉट स्प्रिंग। ये आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखने भी लगता है, ये आपको भाप निकलती हुई भी दिखने लगती है। आप इसका यूज़ कर सकते हो अलग अलग एप्लीकेशन में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए आप स्टीम यानी कि भाप का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। जब ये यहाँ पे ऊपर आ गया, ऊपर क्या हो गया है, ये हॉट स्प्रिंग, बिल्कुल हॉट स्प्रिंग हो गया है। लेकिन जब ये यहाँ पे अंदर है तो ये बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाया, अब तक ये यहाँ पे क्या है, अंदर है। तो आप किसी पाइप की हेल्प से यहाँ तक पहुँचा सकते हो और उसकी हेल्प से फिर स्टीम को पा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क होता है। जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है तो यहाँ पे पाइप को डाल दिया जाता है। तो पहले ढूंढा जाता है कि हॉट स्पॉट कहाँ पे है, जब पता चल जाता है तो वहाँ पे पाइप को डाल दिया जाता है। पाइप डालने के बाद में वहाँ से स्टीम को ले लिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम इसका यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये ऊपर तक आ जाता है, जहाँ पे आपको दिखता है, बिल्कुल ऊपर सरफेस तक आता है, तो आपको दिख सकता है कि हाँ यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। और जितना आप अर्थ सरफेस के ऊपर से नीचे की तरफ को जाते जाओगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, और जब आप इनर कोर तक पहुंच जाओगे तो इसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो आई होप आपको पता चल गया कि रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि जो जियोथर्मल एनर्जी होती है आपको कैसे मिलती है, उसके क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। तो आपको इन सभी लेयर के बारे में यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इन सभी लेयर की वजह से ही आपको यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। देखिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है जो जियोथर्मल एनर्जी होती है उसका हमें कन्वर्जन करना है इलेक्ट्रिक कन्वर्जन में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जियोथर्मल एनर्जी का यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ, और इसके कुछ पावर प्लांट के टाइप्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। तो यहाँ पे रीड कर लेते हैं। दे टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्रॉम ए जियोथर्मल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज वेपर डिनोमिनेटेड रिसोर्सेज यूज कन्वर्जन सिस्टम वेयर द प्रोड्यूस स्टीम इज एक्सपेंडेड डायरेक्टली थ्रू ए टर्बाइन।
देखिए इसका सिंपल सा यही मतलब है कि ये एक ऐसा एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। किसकी हेल्प से? जियोथर्मल रिसोर्सेज की हेल्प से। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि जियोथर्मल एनर्जी या रिसोर्सेज की हेल्प से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारा ऐसा सिस्टम होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम भी बोलते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी वेपर होती है, वेपर मतलब जो भाप होती है, उसको हम टरबाइन के अंदर फैला देता है, यानी कि टरबाइन के अंदर एग्जिस्ट होने देता है, जिसकी वजह से टरबाइन हमारा रोटेट करने लगता है। टरबाइन क्यों रोटेट करता है? क्योंकि जो हमारी स्टीम होती है, जो हमारी भाप होती है, उसमें प्रेशर होता है। उस प्रेशर की वजह से हमारा टरबाइन घूमने लगता है और टरबाइन फिर क्या काम करेगा? जो हमारा जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे हम स्टीम का यूज़ किस लिए करते हैं? टरबाइन को घुमाने के लिए। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। इसके कुछ टाइप होते हैं पावर प्लांट के। फ्लैश्ड स्टीम प्लांट, नंबर सेकंड ड्राई स्टीम प्लांट, नंबर थर्ड होता है बाइनरी स्टीम प्लांट। इन सभी के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस में बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, आपके जो स्टार्टिंग के दो है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो थर्ड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में भी इसके बारे में बहुत कम दे रखा है और आपके एग्जाम में भी नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से दो को डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट है फ्लैश्ड स्टीम पावर प्लांट। देखिए इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके ज़मीन के अंदर यहाँ पे हॉट स्प्रिंग बन जाता है, यहाँ या हम इसको हॉट स्पॉट भी बोल देते हैं। जिसमें क्या होता है, ये एक तालाब की तरह होता है जिसके अंदर पानी होता है। यहाँ पे अगर हम अंदर की बात कर रहे हैं तो आपका अंडरग्राउंड वाटर हम इसको बोल सकते हैं, जो कि इसको नीचे से हीट मिलती है। मैंने सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। जो ये वाटर होता है इसमें से स्टीम निकलती रहती है, यानी कि भाप निकलती रहती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पाइप की हेल्प से स्टीम को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे पाइप को कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि हमारी स्टीम बाहर आ सके। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, किसी किसी हॉट स्पॉट में प्योर स्टीम ना आके उसके साथ थोड़ा बहुत वाटर भी आता है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये स्टीम प्लस वाटर आ रही है। अब हमें टरबाइन में क्या पहुँचाना है? स्टीम, क्योंकि हमारा टरबाइन स्टीम से ही रोटेट होता है। तो हमें इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, स्टीम को अलग और वाटर को अलग। तो हम यहाँ पे एक सेपरेटर लगा देते हैं जिससे कि हमारा स्टीम अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। वाटर हमारा इस साइड चला जाएगा, स्टीम हमारा ऊपर चला जाएगा। स्टीम को हम टरबाइन के लिए यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा टरबाइन रोटेट होने लगे। और फिर जनरेटर का क्या काम होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। टरबाइन क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टीम की हेल्प से रोटेट हो रहा है, यानी कि ये एक मैकेनिकल एनर्जी बना रहा है। और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर रहा है? यहाँ पे जनरेटर। तो फिर यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है? यहाँ पे आपकी बिजली, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, जिसको आप कहीं पे भी सप्लाई दे सकते हो आगे। और फिर यहाँ पे जो वाटर आ रहा था आपका, यहाँ पे ये वाटर आप कहीं पे भी इसको छोड़ सकते हो। उसको सेपरेट करने के बाद में आप इसको अंडरग्राउंड में भी छोड़ सकते हो, कहीं पे भी आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन जो ये यहाँ पे स्टीम है, ये स्टीम यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे कंडेंसर के पास आएगी। ये स्टीम को ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट करके आप इसको भी कहीं पे भी छोड़ सकते हो। और ये कंटिन्यूसली ऐसी प्रोसेस हमारा चलता रहता है। स्टीम इधर से आएगी, इसको रोटेट करेगी, फिर ये इधर चली जाएगी कंडेंसर में, इसको फिर वाटर में चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक तरीके से वाटर को ठंडा करने का काम करता है। तो ये प्रोसेस ऐसे पूरा होता रहेगा। अब हम बात करते हैं ड्राई स्टीम पावर प्लांट की। देखिए ये बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा हॉट स्प्रिंग होता है, ये इसमें ये प्योर स्टीम को देता है ऊपर, इसमें कोई भी वाटर नहीं होता, यानी कि इसमें प्योर स्टीम निकलती है। ऐसे हॉट स्पॉट जहाँ से हमारी प्योर स्टीम निकलती है उसमें हम ड्राई स्टीम प्लांट का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम सेपरेटर नहीं लगाते क्योंकि इसमें हमें प्योर स्टीम मिलती है, इसमें कोई भी वाटर का कण नहीं मिलता, हमको वाटर नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे सेपरेटर का यूज़ नहीं करते, ये डायरेक्टली यहाँ पे टरबाइन पे जाती है। टरबाइन रोटेट होता है स्टीम की हेल्प से और फिर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि टरबाइन क्या कर रहा है, एक तरीके से मैकेनिकल वर्क कर रहा है और जनरेटर उस मैकेनिकल वर्क को क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देगा। और जो आपकी स्टीम होती है वो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, ये कंडेंसर में जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये वाटर बन जाएगा। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। लेकिन स्टीम में अगर कुछ अलग कण आ जाते हैं तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन इलेक्ट्रिक कन्वर्जन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। देखिए अभी मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन समझाया है, ये जस्ट उसका उल्टा है। उस क्वेश्चन में बोला गया था जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें यूज़ करना है, लेकिन इसमें बोला गया है नॉन इलेक्ट्रिक, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन करने के लिए हमें जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करना है, उसके हमें बारे में बताना है।
यानी कि इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है जियोथर्मल एनर्जी का नॉन इलेक्ट्रिक कन्वर्जन हमें यहाँ पे करना है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को हमें यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करना और हमें यहाँ पे बताना है कि जियोथर्मल एनर्जी का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक्सप्लोरेशन टेक्निक, एक्सट्रैक्शन एंड यूजेज ऑफ लो एंथैल्पी जियोथर्मल फ्लूइड्स इन डिफरेंट कंट्री फॉर नॉन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन इन द टेम्परेचर रेंज 50 से 160 डिग्री सेल्सियस आर आउटलाइंड। इसका मतलब है अलग अलग कंट्री में अलग अलग टेक्निक से अलग अलग एप्लीकेशन में हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें 50 से 160 डिग्री सेल्सियस तक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इतने टेम्परेचर तक की जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एट प्रेजेंट दी नॉन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन यूटिलाइज एदर हॉट वाटर एंड वाटर स्टीम मिक्सचर। यहाँ पर इसका मतलब है जो जियोथर्मल एनर्जी होती है हम उसका जो यूज़ करते हैं पानी को गर्म करने के लिए या वाटर और स्टीम को मिक्स करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अटेंशन इज डायरेक्टेड एट द यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, क्लाइमेट कंट्रोल, बैल्नियोलॉजी, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड वेरियस इंडस्ट्री एप्लीकेशन एंड मेल्टिंग नाउ। देखिए और इसका हम डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्री की एप्लीकेशन में, जैसे कि मेल्टिंग स्नो हो गया। इसका मतलब होता है जैसे कि आपका आइज़ है मतलब बर्फ़ है, उसको डायरेक्टली पिघलाने के लिए आप जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी स्टेट है, उसको हीटिंग कराने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप इन्वायरमेंट को हीट प्रोवाइड करने के लिए आप जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। और एग्रीकल्चर में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके से। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे यूजेस होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे द कंजप्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी फॉर नॉन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द अबाउट 6200 MW। इस पॉइंट में बताया गया है जो जियोथर्मल एनर्जी होती है उसका जो पूरे वर्ल्ड में जो कंजप्शन होता है वो 6200 MW होता है लगभग। आई होप आपके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट कंसिडरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, या इस तरीके से भी ये आपके एग्जाम में आ सकता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। यानी कि जो जियोथर्मल एनर्जी होती है इन्वायरमेंट पे उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिलीज सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड। जियोथर्मल पावर प्लांट डोंट बर्न फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट दे में रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस पॉइंट में बोला गया है ये रिलीज करता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसमें बोला गया है जो जियोथर्मल पावर प्लांट होता है उसमें कोई भी फ्यूल को बर्न नहीं किया जाता इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। यानी कि जैसे कि हमारे फ्यूल होता है उसका हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। सेकेंड है यहाँ पे सरफेस डिस्टर्बेंस। यहाँ पे सरफेस का डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी कि जहाँ पे भी आप प्लांट लगाते हो वहाँ पे थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी अर्थ है, जो ये यहाँ पे अर्थ है, हम यहाँ पे प्लांट लगाते हैं तो यहाँ पे इसको थोड़ा नुकसान होता है। अब है लैंड यूज़, इसमें जो जगह का यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा जगह का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए जहाँ पे भी इसका वर्क चलता है तो वहाँ पे आपको अजीब अजीब सी आवाज़ आती है, यानी कि वहाँ पे आपको नॉइज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे जो मशीन होती है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करती है। तो इसके ये हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MHD भी बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MHD पावर प्लांट। MHD पावर प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिकल जनरेशन क्या है, इसके दो टाइप्स होते हैं, ओपन MHD सिस्टम, क्लोज MHD सिस्टम। जो हमारा ये है ना मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक जनरेशन, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ओपन MHD सिस्टम और क्लोज MHD सिस्टम। और फिर मैं आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस ऑफ MHD पावर प्लांट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंपल मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है और फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे और आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक यानी कि MHD क्या होता है। देखिए जो आपका फ्यूल होता है जैसे कि पेट्रोल
पेट्रोल डीजल हो गया, उसकी जो हीट एनर्जी होती है उसको ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि हम MHD मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक का यूज़ करते हैं हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह डायरेक्टली हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और वो हीट एनर्जी किसकी होती है? फ्यूल की वजह से जो हमें हीट एनर्जी मिलती है उसको ये कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देख लेते हैं MHD किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MHD पावर प्लांट। देखिए ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले आपको इस लॉ को समझना होगा, इस लॉ में क्या बताया गया है। देखिए इस लॉ में बताया गया है जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी भी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो वहाँ पे एक EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे N है मैग्नेट और यहाँ पे S मैग्नेट है, इनके बीच में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और जब हम इसमें किसी भी कंडक्टर को मूव कराएंगे इनके बीच में तो वहाँ पे एक EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाती है। EMF क्या होता है? एक तरीके से वोल्टेज हमारा एक तरीके से EMF ही होता है। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर मूव्स अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड एन EMF इज इंड्यूस इन इट विच इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जो मैंने आपको समझाया है ये बिल्कुल सेम वही लिखा हुआ है। अब इस आप डायग्राम को समझिए कि MHD यहाँ पे कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे N पोल होगा, यहाँ पे S पोल होगा मैग्नेट का, इनके बीच में क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है? जो भी हमारा फ्लूइड होता है, यानी कि कोई भी हमारा यहाँ पे फ्यूल है, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है। जब हम उसको हीट कराते हैं तो हीट होने के बाद में हम उसको प्लाज्मा बोल देते हैं। तो उस प्लाज्मा को हम यहाँ पे इंजेक्ट कराते हैं, अंदर डालते हैं नोजिल की हेल्प से, जिससे कि उसकी इंटेंसिटी हाई रहे। नोजिल क्या होता है? एक बहुत बारीक सा जगह होती है जिसके थ्रू हमारा एकदम से इंजेक्ट होता है फ्यूल। तो जब वो अंदर जाता है तो उस प्लाज्मा के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। पॉजिटिव आयन इधर की साइड आ जाएंगे जिधर हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव आयन नीचे हमने नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे नीचे की साइड पॉजिटिव ऊपर हो गया, ये यहाँ पे पॉजिटिव और नीचे की साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव आयन नेगेटिव की साइड चले जाएंगे, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव की साइड चले जाएंगे। और जो हमारा MHD होता है ये DC करंट को प्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ से हमारा DC करंट चला जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। आप यहाँ पे कोई भी लोड को कनेक्ट कर सकते हो जो कि DC से चलता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जो फ्यूल की जो हीट एनर्जी है उसको ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। MHD इलेक्ट्रिक जनरेशन, यानी कि MHD की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल को कैसे जनरेट करते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, ओपन MHD सिस्टम, सेकंड क्लोज्ड MHD सिस्टम। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ओपन MHD सिस्टम क्या होता है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। थ्योरी आप खुद से लिख सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको थ्योरी बताने लगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो जब मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा आपके समझ में भी आ जाएगा, तो आप अच्छे से खुद थ्योरी को लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ कि ओपन MHD सिस्टम क्या है। देखिए आपके घर में क्या होता है, कभी कभी लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती, किसी भी वजह से आंधी चल जाती है या तूफान चल जाता है। तो आप क्या काम करते हो? अगर आपके पास इंजन है, आप उसको जनरेटर भी बोलते हो, तो आप अपने घर में उसका यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए। तो वहाँ पे जो वो इंजन है या जिसको आप जनरेटर बोलते हो वो क्या है? यहाँ पे ओपन MHD सिस्टम है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। आप उसमें क्या डालते हो? फ्यूल डालते हो। फ्यूल मतलब आप उसमें डीजल डालते हो या पेट्रोल डालते हो। तो आपने यहाँ पे क्या डाला? फ्यूल डाला। जब आप फ्यूल डालते हो तो यहाँ पे क्या है? कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या काम करता है? जब आप स्टार्टिंग में उसको स्टार्ट करोगे तो उसको बोलते हैं हम देसी लैंग्वेज में हाथी बोल देते हैं, हाथी। जब आप उसको घुमाते हो ना, रोटेट करते हो, तो वो क्या काम करेगा? जो बाहर की जो एयर होती है वो लेगा और उसको कंबस्टर कर देगा, कंबस्टर में डाल देगा। जो फ्यूल है वो कहाँ पे आया? कंबस्टर में। और जो एयर है, वो जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि जब आप उसको रोटेट करते हो ना तो वो एयर गर्म हो जाती है। तो जब वो एयर गर्म होती है तो वो फ्यूल को क्या करती है? हीट प्रोवाइड करती है। और जब वो फ्यूल को हीट प्रोवाइड करती है तो उसके अंदर क्या होता है? नोजल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन नोजल। एक्सपेंशन नोजल कहाँ पे जाता है? MHD के अंदर क्या जाता है? MHD क्या काम करता है? फ्यूल की हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है।
MHD का मैंने आपको बता ही दिया कि ये कैसे काम करता है। जो अंदर प्लाज्मा जाता है, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव आयन नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं और आपस फिर ये यहाँ पे करंट फ्लो होने लगती है पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में। करंट की डायरेक्शन इधर होती है यहाँ पे। लेकिन ये क्या देती है, DC देती है। अगर आपको अपने घर में AC का यूज़ करना होगा तो आपको यहाँ पे इन्वर्टर से कनेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे इन्वर्टर से कनेक्ट करते हो। इन्वर्टर क्या काम करता है, DC को AC में कन्वर्ट कर देता है और आपको यहाँ पे AC पावर सप्लाई मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे कंबस्टर के अंदर जो फ्यूल है उसको गर्म करने के लिए हमें बार बार हॉट एयर चाहिए, गर्म हवा चाहिए। तो वो कहाँ से आती है, जो यहाँ से आएगी ये हवा। देखिए यहाँ पे MHD ने अपना काम कर दिया, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ गैसेज रह जाती है जो बहुत गर्म गैस होती है। जैसे कि आप देखते हो जो धुआं निकलता है ना उस इंजन से, वो तो यहाँ पे लास्ट में निकल जाता है। लेकिन कुछ गैसेज और अलग भी होती है जो अलग अलग तरह की होती है। वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद में एयर प्री हीटर में आ जाएगी। एयर प्री हीटर में आने के बाद में हम इसको इधर की साइड कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि ये कंप्रेसर में चले जाए। क्योंकि अगर हम इसको इससे कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे हत्थी घुमाते रहना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पे जो फ्यूल है वो हीट होता रहे। लेकिन ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलाने के लिए हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है जिससे कि ये एक लूप बन जाए। लूप बनता है तो ये ऑटोमेटिक ही गर्म हवा को देता रहता है जिससे कि हमारा फ्यूल गर्म होता रहता है, हीट होता रहता है, वो प्लाज्मा बनता रहता है। फिर तो हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन कुछ गैसेज होती है जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फ़र, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। उसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं। जो हमारी सिंपल एयर है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और जो हमारी ये गैसेज होती है नाइट्रोजन सल्फ़र वगैरह उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और फिर जो हमारी बाकी की जो गैसेज होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं इस टैग से। आई होप आपके डायग्राम फुल समझ में आ गया होगा। अब आप बड़ी आसानी से थ्योरी को लिख सकते हो। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्लोज्ड MHD सिस्टम। देखिए ये बिल्कुल उसी की तरह है जो मैंने आपको ओपन MHD सिस्टम पढ़ाया है। इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या है, फ्यूल है, ठीक है। ये कंबस्टर है जहाँ पे हम फ्यूल को डालते हैं और फिर यहाँ से हॉट एयर को देते हैं। फिर ये यहाँ पे प्लाज्मा बन जाता है और ये अंदर चला जाता है। और MHD क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या देता है, DC देता है। फिर AC में बदलने के लिए हमें यहाँ पे इन्वर्टर का यूज़ करना पड़ता है। ये यहाँ पे AC पावर सप्लाई फिर दे देता है। और कुछ जो एयर होती है वो हम यहाँ पे वापस ले लेते हैं जिससे कि ये इसको बार बार हीट देता रहे। और लेकिन कुछ नाइट्रोजन और सल्फ़र होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और जो बाकी की जो गैसेज होती है उसको हम इस टैग की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं इन्वायरमेंट में। लेकिन इसमें जो क्लोज्ड ऐड किया गया है उसमें सिर्फ एक काम और होता है। जो हमारे पास यहाँ पे पीछे से जो हीट आ रही है, जो गैस है गर्म, उसका यूज़ हम एक्सटर्नल सर्किट में भी कर लेते हैं जैसे कि हीट एक्सचेंजर में। यानी कि आपके पास कोई भी वाटर है, आपने वो हीट उस वाटर को गर्म करने के लिए दे दी, तो उस वाटर में से क्या होगा, स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाएगी कुछ टेम्परेचर के बाद में। तो उस स्टीम का आप टरबाइन में यूज़ कर सकते हो। टरबाइन क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। टरबाइन रोटेट होने लगता है, फिर क्या होता है, यहाँ पे हमारा जनरेटर लगा होता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हो। सिर्फ आपका ये वाला यहाँ पे ऐड हुआ है, हीट एक्सचेंजर, टरबाइन और जनरेटर। मतलब हम यहाँ पे इसका एक्सटर्नल सर्किट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्लोज्ड MHD सिस्टम। और बाकी का ये बिल्कुल सेम ओपन MHD सिस्टम की तरह ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ऑफ MHD प्लांट, यानी कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक प्लांट की हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बताना है। फर्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन इफिशियंसी ऑफ अबाउट 50%। इसकी जो कन्वर्जन इफिशियंसी है वो 50% है लगभग। नेक्स्ट है लेस फ्यूल कंजप्शन। देखिए इसका जो फ्यूल कंजप्शन है वो बहुत कम है। थर्ड पॉइंट है एबिलिटी टू रीच फुल पावर लेवल एज सून एज स्टार्टेड। देखिए ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का मतलब है यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट देते हो तो आउटपुट भी आपको एकदम से मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो इनपुट देना, आपको बहुत ही जल्दी, इसकी इतनी अच्छी एबिलिटी है कि आपको बहुत ही जल्दी आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है लेस ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट। जो इसकी ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम होती है। नो मूविंग पार्ट सो मोर रिलायबल। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है, यानी कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ MHD प्लांट। नंबर 1 हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर। देखिए जब ये ऑपरेट होती है तो इसको नीड होती है ज़्यादा टेम्परेचर की।
सेकंड पॉइंट है नीड्स वेरी लार्ज मैग्नेट्स एंड दिस इज़ ए मेजर एक्सपेंस। देखिए यहाँ पे हमें बहुत बड़ी मैग्नेट की ज़रूरत होती है और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो इसकी यहाँ पे ये कुछ लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल सेल। ये बहुत ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझना और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है, ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, या हम बोल सकते हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो आइए यहाँ पे रीड कर लेते हैं। ए फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, या हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। और फ्यूल सेल कई टाइप्स की होती है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल सेल। यानी कि जो हमारी अलग अलग तरह की फ्यूल सेल होती है उनके वर्किंग प्रिंसिपल को हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी फ्यूल सेल होती है वो कितने टाइप्स की होती है। एल्केलाइन फ्यूल सेल जिसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी बोलते हैं। सेकंड है फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PFC बोलते हैं। थर्ड है हमारी मोल्टन कार्बोनेट FC, यानी कि FC मतलब फ्यूल सेल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MCFC बोलते हैं। लास्ट है हमारी सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SOFC भी बोलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है एल्केलाइन फ्यूल सेल क्या होती है। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो ये बाकी की आपकी ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है एल्केलाइन फ्यूल सेल जिसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है सेम इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और मैं आपको ये यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। और आपको यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये वरना आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एल्केलाइन फ्यूल सेल जिसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी बोलते हैं। इन फ्यूल सेल का क्या काम होता है, जितनी भी हमारी सारी की सारी सेल है इनका काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम इस सेल के कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए इधर की साइड से हम हाइड्रोजन को इंजेक्ट कराते हैं और इधर की साइड से ऑक्सीजन को इंजेक्ट कराते हैं। और जो ये होती है हमारी इधर की साइड और इधर की साइड, ये होता है हमारा एनोड और ये होता है हमारा कैथोड, जो कि कैटलिस्ट की बनी होती है जैसे कि प्लेटिनम कॉपर हो गया। और ये हम किस लिए बनाते हैं, क्योंकि जो ये हमारा हाइड्रोजन आता है इसको ये आयंस में तोड़ सके। और ये जो इसके बीच में होती है ये क्या होती है, एक तरीके से पोरस होती है, यानी कि ये झिल्ली होती है जिससे कि इसको यहाँ पे जाने का रास्ता मिल सके। जो ये हाइड्रोजन है इसको जाने का रास्ता मिल सके और जो ये ऑक्सीजन है इसको अंदर आने का रास्ता मिल सके, तभी तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। इसीलिए हम इसका नाम रखा है हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आपको एक बात जरूर याद रखनी है, जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना होता है तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। और जो हमारे ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है जब ये रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और जो हम इस यहाँ पे बीच में जो सॉल्यूशन रखते हैं वो होता है हमारा KOH भी ले सकते हो आप, या NOH भी ले सकते हो, यानी कि जिसके लास्ट में OH आ जाए आप वो वहाँ पे ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे काम कैसे करते हैं। आपने यहाँ से हाइड्रोजन दिया H2, यानी कि H और H दे दिया, और आप यहाँ पे क्या देते हो 2H2। जब आप यहाँ पे 2H2 देते हो यानी कि 4H आपने यहाँ पे दे दिए, तो H यहाँ पे क्या करता है, ये इसके पास जाता है एनोड के पास, तो ये इसको यहाँ पे पास होने देता है, क्योंकि ये क्या है पोरस है, यानी कि एक तरीके से ये इसको जाने का रास्ता दे देता है और इसको आयंस में तोड़ देता है। तो इसके अंदर से ये H+ में टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। यहाँ पे जो हमारा एक H होता है वो H+ में टूटता है, तो यहाँ पे कितने H है हमारे 4H है, तो यहाँ पे 4H+ में टूटेगा और 4 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ये 4H+ देगा और 4 इलेक्ट्रॉन देगा। फिर हमारे पास यहाँ पे H+ आ जाते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं OH- के साथ, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है NaOH होता है या KOH। तो जो हमारा ये OH होता है इस पर नेगेटिव होता है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ H+ के साथ, जो कि H2O बनाते हैं। देखिए H+ और OH- मिलके क्या बनाते हैं H2O, और ये कितने हैं H+ के 4 है, OH- के भी 4 ही इसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 4H2O बना देंगे।
तो यहाँ पे क्या काम हुआ, आपको ज़रूरत थी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, जिससे कि आपको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। आपने यहाँ पे दिया 2H2O और उससे आपको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। फिर ये यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे एनोड से कैथोड की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप एग्जाम में लिख सकें। लेकिन अगर आप इसको भी नहीं लिखोगे तो आपके एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए समझना जरूरी है। यहाँ पे हम बात करते हैं एनोड की साइड, यानी कि ऑक्सीडेशन जब हम इसका करते हैं, जब हमारी हाइड्रोजन अंदर जाती है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, यानी कि 2H2 अंदर जाती है, तो ये 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन भी तोड़ देता है। ये इसकी रिएक्शन होती है जब ये यहाँ पे अंदर जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी ये 4H+ है, हमें तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी इससे बन जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अब इसका क्या होगा, जो ये 4H+ है ये रिएक्शन करते हैं OH- के साथ, तो यहाँ पे ये 4 के साथ ही रिएक्शन करेंगे। तब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये यहाँ पे 4H2O यानी कि ये जल वाटर को बना देते हैं। अगर हम बिल्कुल ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हम क्या देते हैं, 2H2O देते हैं और प्लस 4OH देते हैं। 4OH कहाँ से मिला, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में रखा हुआ है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमारा रखा हुआ है वो KOH है ना, यानी कि OH रखा हुआ है, तो हमने 2H2O तो इधर से दिया और ये पहले से ही है OH-। तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो हमें 4H2O मिलेगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन तो मिल गए थे और यहाँ पे 4H2O यानी कि हमें वाटर भी मिल जाएगा। अब इस वाटर का क्या फ़ायदा होता है ये आपको समझना है। देखिए, जब हम इधर की साइड बात करते हैं कैथोड की साइड यानी कि रिडक्शन की साइड, तो हमारे यहाँ पे क्या है 4H2O, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बस 2H2O की। और प्लस ऑक्सीजन हम इधर से देते हैं, इधर से हमने ऑक्सीजन दी, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से आ गए, इधर से यहाँ पे आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा O2 इधर से आ गया। और जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ी 2H2O की, हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा 4H2O, हमें पड़ती है रिक्वायरमेंट सिर्फ 2H2O की, तो ये हमें 4OH- दे देता है। और ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमने जो यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी हमें कमी ना होए, वो हमें प्रॉपर मिलता रहे, तो ये हमें उसकी कमी दोबारा से पूरी कर देता है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। लेकिन हमारा फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PAFC भी बोलते हैं, देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पीछे वाले की तरह सेम ही है। हम इधर से हाइड्रोजन देते हैं और जो ज़्यादा हाइड्रोजन आ जाता है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है, और हम इधर से ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन इधर से बाहर निकल जाता है जब यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाता है। यानी कि जितना हमें यूज़ करना होता है हम उतना ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है और बाकी का ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ऐसे ही इधर हाइड्रोजन के केस में होता है। और आपको इसके नाम से एक चीज़ याद रखनी है, फॉस्फोरिक एसिड है ना, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो है H3PO4। जो हमारा ये लास्ट में PO4 होता है, इस पे -3 होते हैं, तो इसमें जो बीच में जो सॉल्यूशन रहेगा वो PO3- का रहेगा, जिसमें लास्ट में आएगा। तो हमारा ये H3PO4 हो सकता है। और इसका जो ये PO4 है ये रिएक्शन करता है H के साथ, क्योंकि H पे क्या होता है पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है यहाँ पे। क्योंकि जब हम इससे इंजेक्ट कराते हैं 2H2, तो यहाँ पे क्या होता है ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर की साइड फ्लो होने लगता है एनोड से कैथोड की तरफ। और जो हमारा यहाँ पे H+ बचता है, वही इलेक्ट्रॉन तो हमारा ऊपर चला गया, लेकिन जो H+ बचता है उसके साथ रिएक्शन करता है PO4 3-, तो यहाँ पे ये रिएक्शन करता है। और ये भी यहाँ पे पोरस होता है। पोरस मतलब ये एक तरीके की झिल्ली होती है, जिससे कि हाइड्रोजन इधर जा सके और ऑक्सीजन इधर आ सके। इधर की साइड भी ये झिल्ली होती है। तो आपका मेन पर्पस रहना चाहिए किसी तरीके से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जिससे कि आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। तभी तो यहाँ पे क्या होएगा, एक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होएगी। तो इसका यही वर्क होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल। देखिए आपको इसके नाम से याद रखना है मोल्टन कार्बोनेट। जो इसके बीच में जो सोल्यूशन भरा रहेगा वो यहाँ पे कार्बोनेट का भरा रहेगा। मोल्टन मतलब ये यहाँ पे लिथियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। लिथियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि आपको यहाँ पे लास्ट में CO3 चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो माइनस का चार्ज H में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे कि ये यहाँ पे रिएक्शन कर सके। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। हाइड्रोजन जब यहाँ पे अंदर आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। देखिए इनका सभी का प्रोसेस सेम ही होता है। जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन
हमारा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इसका कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे सेम है, हम हाइड्रोजन देते हैं, यहाँ पे हमें वाटर प्लस हीट मिल जाती है, ये बाहर निकल जाती है, इधर से ऑक्सीजन देते हैं और इधर से हम इसमें CO2 भी देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, वरना ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। देखिए इसमें जो बीच में जो सॉल्यूशन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन आयंस का होता है, ये आपको याद रखना है। इधर से आप हाइड्रोजन देते हो, इधर से ऑक्सीजन, और जो बीच में जो होता है वहाँ पे भी ऑक्सीजन होता है। ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब देख लेते हैं इसके परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल सेल। देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। नंबर 1 है हायर इफिशिएंसी देन कन्वेंशनल इंजन। जो हमारे कन्वेंशनल इंजन होता है उससे ज़्यादा अच्छी इफिशिएंसी होती है इसकी, या हम बोल सकते हैं हाई इफिशिएंसी होती है। सेकंड पॉइंट में है नो रोटेटिंग पार्ट इन दी मेन हार्डवेयर कंपोनेंट। देखिए जो ये हमारी फ्यूल सेल होती है इसके अंदर जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं या जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि रोटेट नहीं करते। जैसे कि एक मोटर होती है ना, वो रोटेट करती है, इसमें ऐसी कोई भी पार्ट नहीं होते जिससे कि वो रोटेट करे। थर्ड है यहाँ पे नेग्लिजिबल नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए वहाँ पे ऐसे कोई भी पार्ट नहीं होते जो कि वहाँ पे रोटेट करे, तो इसी वजह से वहाँ पे जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो ना के बराबर है। नेक्स्ट है गुड इफिशियंसी अप्रोक्सीमेट 70%। इसकी जो इफिशियंसी है वो लगभग 70% है, जो कि बहुत अच्छी इफिशियंसी मानी जाती है। नेक्स्ट है लो मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि जब भी इसमें कुछ फॉल्ट हो जाता है हम इसका मेंटेनेंस कराते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस ड्रिंकिंग ऑफ पोर्टेबल क्वांटिटी। देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, वो ड्रिंकिंग वाटर को भी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि आप वहाँ पे पानी को भी पी सकते हो, वो ऐसा वाटर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। फर्स्ट है हमारा हाई इनिशियल कॉस्ट। देखिए हम जब फ्यूल सेल के प्रोसेस को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो गैसेज होती है हाइड्रोजन वगैरह वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, जिसकी वजह से जो हमारा ये सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं हाई इनिशियल कॉस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ प्योर हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और फ्यूल सेल में हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट है यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग हाइड्रोजन। देखिए जो हाइड्रोजन होती है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूट करने का वो इतना अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी है। नेक्स्ट है लार्ज वेट एंड वॉल्यूम ऑफ गैस फ्यूल स्टोरेज सिस्टम। देखिए जो भी फ्यूल सेल में जो गैसेज यूज़ की जाती है उसका जो वेट होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको स्टोर करने के लिए हमें ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। तो इसकी ये कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। और अगर आप यूनिट 1 और यूनिट 2 को भी देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, और यूनिट 4 और 5 मैं यहाँ पे जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।